कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे अनियत वादा डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में फिर से हम स्वागत करते हैं आपको इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो में। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मौद्रिक विकास। आपको हम बताए हुए थे कि आर्थिक विकास के इतिहास में दो चरण देखे थे, यानी दो परिस्थितियों को देखे थे। एक देखे हुए थे आप लोग देखे आर्थिक विकास, ठीक है ना, और एक मौद्रिक विकास, यानी अर्थव्यवस्था के विकास में दो परिस्थिति, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, आर्थिक विकास को ख़त्म कर लिए थे, जिसमें योजना आयोग ये सब कुछ अच्छे से बिल्कुल एकदम उसका पोस्टमार्टम किए, मज़ा आया, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में मौद्रिक विकास को देखेंगे कि किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास होने के बाद धीरे धीरे करके मुद्रा के कई रूप आए, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे प्रति व्यक्ति है, जब पैसा आ गया तो लोगों का इनकम होने लगा, आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला पॉइंट, इस मौद्रिक विकास में कुछ पॉइंट हम समझते चलेंगे, ठीक है ना, देखते चलेंगे, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक नॉलेज होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, करा क्या कि प्रारंभिक समय में मनुष्य अपनी ज़रूरत की चीज़ों का अदला बदली वस्तु के रूप में करता था, क्योंकि उस समय कोई मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। बहुत ही सिंपल बात है कि शुरुआती समय में क्या था, मनुष्य क्या कर रहा था कि उसके पास तो पैसा का खोज अभी हुआ नहीं था, पैसा था नहीं, इसलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अदला बदली कर लेता था। मान लीजिए हमको क्या होता था, हमको चावल की ज़रूरत है, जिसके पास आटा होता था बदल लेते थे। हमको दाल का ज़रूरत है, किसी के पास गेहूँ होता था बदल लेते थे। तो एक ज़रूरत की चीज़ों को क्या करते थे कि हमारे पास क्या है और किसी से देखते थे कि उनको क्या चाहिए, ठीक है ना, उसके हिसाब से बदल लेते थे। बात समझ नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेंसिल है और किसी के पास कॉपी होगा, बदल लेंगे। उसको पेंसिल चाहिए, मेरे को कॉपी चाहिए, तो बदल लेंगे, ऐसा, ठीक है ना। यानी वस्तु से वस्तु को बदलते थे, इसीलिए हम उसको आप देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है ना। एक्सचेंज सिस्टम नहीं होता, एक्सचेंज करना। लेकिन अब होता है कि एक्सचेंज हम किसके बदले में कर रहे हैं, यदि वस्तु से वस्तु बदल रहे हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यदि पैसा के बदले में हमें वस्तु बदल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है ना, या मुद्रा विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? तो यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो विनिमय प्रणाली दो तरह का होता है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और एक जो होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली। खूब हिसाब से समझिएगा, पढ़ते चलिएगा, मज़ा आएगा आपको। करेगा वस्तु विनिमय प्रणाली, यह विनिमय प्रणाली का वह रूप था जिसके अंतर्गत लोग वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। सिंपल बात है। अभी भी देखिएगा, मतलब कुछ दिन पहले, अब तो पैसा वैसा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत जगह पर होता भी है। जैसे गांव में कोई मजदूर खेती करने, मतलब खेत में काम करने जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद लोग अनाज में से ही जो है उनके मजदूरी के बराबर निकाल देता है। बात समझ नहीं? तो आप सोचिए, सेवा हमें दिए, अब उसके बदले में हम वस्तु दे दिए, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। अब कभी कभी आप देखिए, आप अपने गाँव में होंगे, घर पर होंगे, ठीक है ना, तो आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपके घर, किसान के घर ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनके घर में अनाज होता है। हम क्या करते हैं, किराना दुकान में अनाज लेके जाते हैं, चीनी खरीद के चलाते हैं, उसके बदले में। बात समझ नहीं? हम कोई भी वस्तु लेके जाते हैं, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेके चले आते हैं, तो उसे ही कहते हैं। कभी कभी आप गांव में देखते हैं कि आपको लोहा के बदले प्याज देता है, लोहा के बदले आम देता है, प्लास्टिक के बदले में आपको प्याज देता है, ठीक है ना, आम देता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे, जब सन पापड़ी वाला आता था तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे बाल वगैरह, जो मम्मी या फिर दीदी वगैरह का बाल जो खोसा हुआ रहता था, उसको ले जाकर के हम लोग सन पापड़ी खरीदते थे। तो वस्तु के बदले में जब वस्तु मिलेगा, उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। बिल्कुल क्लियर बात है ना, अब समझिएगा। अब कह रहे क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कमियां थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कमी थी, और इस कमी को देखते हुए लोगों को ऐसा लगा कि यार इससे काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना, इससे बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तब उसके बाद पैसा का विकास हुआ, पैसा का खोज हुआ, ठीक है ना। तो समझिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस तरह की समस्याएं होती थी। जैसे करिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। कहने का मतलब ये है कि वस्तु से वस्तु को डायरेक्ट किसी से किसी को थोड़े बदल लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए चावल है, ठीक है ना, और हमको ज़रूरत है मक्का का, तो हम वैसे आदमी को खोजेंगे जिसके पास मक्का हो और उसको चावल का ज़रूरत हो, तभी तो हम दोनों एक दूसरे से बदलेंगे। अब ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल होता था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चावल है और हमको आटा की ज़रूरत है, ठीक है ना, और हम अब आटा वाले को खोज रहे हैं घरे घर जा करके कि तेरा पास आटा है, हमारे पास चावल है, चावल लेके आटा बदल। तो उसके पास आटा तो है, लेकिन उसको चाहिए था मक्का। तो करेगा ना, हमारे पास आटा है लेकिन मक्का चाहिए, तुमसे नहीं बदलेंगे। अब मक्का वाला को खोजेगा वो,
तो बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा दोहरे संयोग का अभाव होता था, ठीक है ना। दूसरी, मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव, मतलब वस्तु का जब तक पैसा नहीं आया था, जब तक पैसा का विकास नहीं हुआ था, तब तक वास्तविक रूप से किस वस्तु का कितना दाम होना चाहिए, कितना मूल्य होना चाहिए, ऐसा क्या होता था संभव, मतलब कि मतलब सुनिश्चित करना बड़ा दिक्कत होता था। जैसे इस पेंसिल का दाम 10 रुपया है, तो अगर मान लीजिए हम आज के समय में कोई वस्तु भी ले जाते हैं तो उस वस्तु के दाम के अकॉर्डिंग उसका प्राइस निकाला जाएगा और उसके हिसाब से इस तरह के पेंसिल उसको दिया जाएगा इसके प्राइस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम गेहूं लेके जा रहे हैं, तो गेहूं का अगर 20 रुपये केजी है, अगर हम आधा केजी गेहूं ले जा रहे हैं तो आधा केजी गेहूं का दाम 10 रुपया हुआ, इस पेंसिल का दाम मान लीजिए 5 रुपया है, तो इस तरह का 2 पेंसिल मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये दाम सुनिश्चित किया गया तब ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब पैसा का विकास नहीं हुआ था, तो उस मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव था, ठीक है ना। दूसरा, वस्तु विभाजन का अभाव था। अब कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और आपके पास भी कोई वस्तु है और बांटना है, लेकिन क्या समस्या होता था कि एक के पास ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य ज़्यादा है और एक के पास ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य कम है, तो फिर वहाँ पर एक्सचेंज करने में जो होता था बड़ा दिक्कत होता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि कोई भैंस है, ठीक है ना, और आपके पास बकरी है, दोनों को कैसे बदल सकते हैं? एक भैंस के बदले एक बकरी संभव है? नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा थोड़ी करेंगे कि चलो एक मेरा भैंस है तो उसका भैंस का टांग ले लो और एक बकरी दे दो उसके बराबर में? ऐसा संभव होता? भैंस के टांग थोड़े अलग कर सकते हैं उससे, ठीक है ना, बर्बाद हो जाएगा वो चीज़ें। तो इस तरह क्या होता था कि वस्तु विभाजन का अभाव होता था, उसका विभाजन करने पर वो सामान बर्बाद हो जाता था। बड़ा सिंपल बात है ना यार। दूसरा करेगा मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव का मतलब ये होता है कि आज के समय में कितना बैंक बैलेंस कर देते हैं, जब भी किसी के घर में बेटा या बेटी होता है तो उसके पढ़ने के लिए उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, उसका पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कि आने वाले समय में पढ़ने के लिए या फिर शादी विवाह के लिए ये पैसा रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन सोचिए जब पैसा नहीं था उस समय ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता। बात समझे कि नहीं। उस समय क्या होता, उस समय समस्याएं, अब मान लीजिए आपके पास गेहूँ है, चावल है, उसको ले आकर कहीं पर स्टॉक थोड़े कर देते कि आने वाले समय में मेरा बेटी का शादी होगा, उस समय भोज खिलाएंगे। पता चला 20 साल के बाद पता चला वो चावल गेहूँ सड़ गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन आज के समय में पैसा का वजह से ये संभव हो पाया है। दूसरा करें क्या, भविष्य में भुगतान करने की समस्या। अब मान लीजिए कि पैसा है नहीं, आपसे किसी से वस्तु लेना है, तो वस्तु लेना है तो उसी समय एक्सचेंज करना होता था। ऐसा नहीं कि चलो हम सामान लेके जा रहे हैं, अगली बार में 2-4 दिन 10 दिन के बाद आपको दे देंगे, ठीक है ना, यानी उधारी का समस्या होता था बड़ा। तो ये जो था ना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली का कुल अभाव था, कुल समस्या था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों का चर्चा करें, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कमियां क्या क्या थी, यहाँ पर आपको सब समस्या यहाँ पर दिखा दिए। 5 टोटल कमी था, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से आप समझ गए होंगे। अगला समझिएगा, करेक्ट। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को देखते हुए मुद्रा का विकास हुआ और उसके बाद अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ गई। जैसे ही मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है ना, वैसे ही अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से आगे भागने लग गया, बहुत ही तेज़ी से भागने लग गया। रोजगार बढ़ने लग गया, उत्पादन बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ने लग गया जैसे ही पैसा का विकास हुआ, क्योंकि व्यापार बढ़ने लग गया था, ठीक है ना। तो इस तरह चीज़ें काफ़ी थोड़ा सा जल्दी डेवलप हो गई, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके विकास किया। बात समझ कि नहीं। अब अगला है मुद्रा क्या होता है, क्योंकि बार बार हम मुद्रा की बात कर रहे हैं, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुद्रा के बारे में। तो फिर मुद्रा है क्या, ठीक है ना, उस चीज़ को समझिएगा। करेक्ट। मुद्रा विनिमय प्रणाली का वह साधन है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है एवं उसका संचालन पूरे देश में होता है, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु एवं सेवाओं को खरीद बिक्री कर सकते हैं। बड़ा सिंपल और सटीक जवाब है, ठीक है ना। आप इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए आप लोग बार बार नोट्स का चिल्लाते हैं ना, आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नोट्स नहीं मिला होगा आपको। देखिए आप कहते हैं टॉपर का नोट, आप भाई साहब टॉपर का नोट्स किसी न किसी टीचर से ही पढ़ के टॉपर बनाए, ठीक है ना। तो आप क्यों ना डायरेक्ट टीचर के नोट्स को पढ़िए, टीचर से समझिए कैसे आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और नोट्स बनाना सीखिए। ज़िंदगी में किसी दूसरे के निवाले पर कभी भी भरोसा मत रखिए, कभी भी वो हाथ पीछे कर सकता है और आपको डुबा सकता है। इसलिए खुद के मतलब कि बाहों को मजबूत कीजिए, खुद के दम पे भरोसा रखिए। बात समझिए कि नहीं, खुद पर भरोसा रखिए ताकि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरे पर डिपेंड रहिएगा, कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप चीज़ों को समझिए, अच्छा से नोट्स बनाइए। जब तक नहीं समझिएगा, रटिएगा ना, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ गए कि मुद्रा क्या होता है, एक विनिमय प्रणाली का साधन होता है। अब उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। मान लीजिए कि 2000 का नोट्स अभी देख रहे हैं मोदी जी, 2000 का नोट्स क्या बोले कि सितंबर महीने में बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय तक टाइम है, आप बैंक में जमा कर लीजिए। अब सितंबर महीने के बाद वो 2000 का नोट का कोनो वैल्यू रहेगा नहीं, रहेगा, वो कागज़ मात्र रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका मान्यता खत्म कर दिया। तो यानी कागज़ का एक टुकड़ा भी अगर सरकार बोल दे कि इसका पैसा देंगे हम, ठीक है ना, ये पैसा का कार्य करेगा, तो समझिए उसका वैल्यू है।
यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर कि ये एक तरह का कागज़ का ही टुकड़ा है, लेकिन उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसके वैल्यू होता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 2000, ठीक है ना। और उसका संचालन पूरे देश भर में होता है, जहाँ का जो मुद्रा होता है वहाँ पर उस पूरे देश में उसका चलन होता है, ठीक है ना। और उसके सहायता से हम कोई भी वस्तु एवं सेवा को खरीद सकते हैं नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। कह रहा है क्या यहाँ पर, वर्तमान समय में मुद्रा के कई रूप, वर्तमान समय में मुद्रा के कई रूप होते हैं, जैसे कागज़ का नोट, सिक्का, चेक, प्लास्टिक मुद्रा। अब कहेंगे प्लास्टिक मुद्रा में समझिएगा, प्लास्टिक मुद्रा में डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है। अब डेबिट कार्ड के जैसे एटीएम होता है ना, उसी टाइप का दोनों होता है, ठीक है ना। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका एटीएम होता है, आपके बैंक में जितना पैसा होगा, आपका पैसा अपना होगा, उतना ही निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सरकार एक तरह का लोन देता है। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड जो आप लिए हैं और उसका एक फिक्स अमाउंट होता है 25,000, तो उसमें से आप 25,000 तक का क्या कीजिए, शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद वो 1 महीना का टाइम होता है, फिर उसमें 25,000 रुपये डाल दीजिए। अगर नहीं डालिएगा तो बड़ा भयंकर पैसा उसमें इंटरेस्ट लेता है, समझे कि नहीं। क्रेडिट कार्ड बड़ा आसानी से मिल जाता है, क्या कि इसमें बैंक वाला इतना भयंकर इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती लोग को टेलते रहता है कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। और क्रेडिट कार्ड लेना भी ज़रूरी है। जितना बिजनेसमैन होता है सब ना, बैंक वाला को बोलता है क्रेडिट कार्ड लोग को देना, क्योंकि आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आपको मन लुस फुसाते रहेगा, कुछ कुछ खरीद लीजिएगा। फ़ोन करेगी आपकी, बात समझे कि नहीं, वो वाली फ़ोन करेगी कि हमको एक टी शर्ट चाहिए, तो आप टी शर्ट तुरंत आए, क्रेडिट कार्ड है, तुरंत टी शर्ट खरीद के भेजवा दीजिएगा। बात समझे कि नहीं। फ़ोन करेगी कि हमको बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, तुरंत आया, चलिए एकदम खरीद के पहुंचा दीजिएगा। कब पैसा रहेगा तब ना, आप पैसा नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, बस समझिए कि नहीं, बस मन मार के बैठे रहिएगा, बस समझिए कि नहीं। उसके बाद तो फ़ोन में नहीं करेगी, आपके पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा तो, ठीक है ना, समझिए। अब चीज़ों को समझते हैं। आर्थिक, ये तो समझ गया मुद्रा का किस तरह विकास हुआ धीरे धीरे। अब हम लोग मेन चीज़ को समझते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित है या फिर अविकसित है। कैसे पता करेंगे, कि कोई देश धनी है या गरीब है। तो उसके लिए कुछ जो है ना, हम सूचक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही को है, क्या है कि आप ही को हम कैसे पता चलेंगे कि आप बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, तो उसके लिए जांच कराना पड़ता है। कोई चीज़ को हम देखते हैं, ब्लड जांच करते हैं, आपको चेहरा को देखते हैं, बस हम देखें नहीं, शरीर के आपको देखें, विकास को देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि अच्छा बड़ा ही चिमठायल है, बस हम देखें नहीं, तो समझेंगे क्या ये बड़ा बाप रे, ये बीमारी से पूरा का पूरा भरल है, ये बीमारिया आदमी बा, ठीक है ना। आपका जांच होगा, ब्लड जांच होगा, उसमें भी बहुत तरह का आपको कमी बताएगा, तो आप समझेंगे कि आप क्या है, आप भाई साहब बीमार है, ठीक है ना। उसी तरह अर्थव्यवस्था जो है बीमार है कि स्वस्थ है, ठीक है ना। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है कि उस देश का राष्ट्रीय आय कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कैसा है, ठीक है ना। जब ये चीज़ों को देखेंगे तब पता चलेगा वो देश क्या है, धनी है, गरीब है, बात समझिए कि नहीं, कैसा है। कुल मिलाकर अब हम चीज़ों को समझते चलते हैं। देखिएगा कह रहा है क्या, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, कैसे एक आर्थिक विकास का माप करेंगे, ठीक है ना। खूब ध्यान से रहिएगा। राष्ट्रीय आय का सीधा मतलब होता है किसी भी देश में एक साल के अंदर वित्तीय वर्ष का समझिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बात समझे कि। ऐसे तो हम लोग का वर्ष क्या होता है, दिसंबर से जनवरी मानते हैं ना, 1 जनवरी को हम लोग मानते हैं कि हम लोग नया साल हो गया। लेकिन सरकार का नया साल ये नहीं है, बात समझे कि नहीं। नया साल जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, बात समझ आया कि नहीं है। तो क्लियर है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, वित्तीय वर्ष बताइए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय आय में सिंपल बात होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर उस देश में कितना वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया गया और उसका जो टोटल मौद्रिक योग होगा, यानी उसका जो टोटल मूल्य होगा पैसा के अनुसार, ठीक है ना, उसके योग को हम लोग क्या कहते हैं, उसके योग्य लिख दिए हैं। योग्य नहीं होगा, योग होगा, योग का मतलब प्लस, योग को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी राष्ट्रीय आय सिंपल बात है कि उस देश में रहने वाले कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना सामान का उत्पादन कर रहे हैं, उसका टोटल मूल्य जो होगा ना, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। बड़ा सिंपल बात है। अब समझिए कि मान लीजिए जिन देशों का आय अधिक होता है उन्हें विकसित राष्ट्र, और जिनका आय कम होता है उन्हें अविकसित राष्ट्र कहते हैं। सिंपल बात है। जिसका कमीनी ज़्यादा होगा, जिसका आय ज़्यादा होगा उसे विकसित कहेंगे, जिसका आय कम होगा उसे अविकसित कहेंगे। बड़ा सिंपल है ना यार, एकदम बिल्कुल बवाल। अब चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा हम समझते हैं आगे और देखते हैं।
चलिए देखिए कर है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए ऊपर तो हम राष्ट्रीय आय देखें, यानी पूरे राष्ट्र में कितना आय हो रहा है उस सबको राष्ट्रीय आय बोलेंगे। एक व्यक्ति का आय निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पूरे देश में जितना जनसंख्या है तो उसे भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब सिंपल होता है कि एक व्यक्ति का कितना आय बन रहा है देश में। अब समझिए इसको कैसे निकालिए, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पूरे परिवार को मिला करके एक महीना में 1 लाख रुपए इनकम आ रहा है, ठीक है ना, और उस पूरे परिवार में वास्तव में कोई कम कमा रहा है कोई बेसी कमा रहा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे परिवार का जो इनकम इकट्ठा देखा जाए तो 1 लाख रुपये आ रहा है, और उस पूरे परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है ना, तो 10 लोग है तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 लाख में यानी टोटल परिवार का जो इनकम है उसमें टोटल परिवार की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो 1 लाख में 10 से भागा देंगे तो 10-10 हज़ार आ जाए कि नहीं आ जाए, तो इसीलिए परिवार का प्रति व्यक्ति आय 10,000 हो गया। उसी तरह एक देश भी परिवार ही ना है, तो पूरे परिवार का इनकम कितना है वो देख लेंगे और उसे जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो एक व्यक्ति का इनकम निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब सोचिए कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना ये सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो अडानी होगा चाहे वो अंबानी होगा चाहे वो रिक्शा वाला होगा, सबके लिए बराबर होगा। तो सोचिए ये कभी भी वास्तविक रूप से बताएगा कि कोई भी देश आगे है या पीछे है। मान लीजिए कि देश में क्या है, जैसे मान लीजिए आप ही का परिवार है, आप ही के परिवार में दो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है 2 लोग बहुत कम कमाता है, लेकिन अगर सबको भाग देकर निकालेंगे तो बराबर ना आ जाएगा, सबका तो बराबर ओहदा आ गया। तो इस तरह जो होता है ना कि एक जेन्युइन एक इसे औसत आय भी कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं, औसत आय कहते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब औसत निकाला जाता है ना तो उसे एक्चुअल और ओरिजिनल जो फैक्ट होता है ना वो पता नहीं चलता है, यानी ओरिजिनल क्या है वो वास्तविकता का पता नहीं चलता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि वास्तव में आखिर है क्या, तो वो पता नहीं चलता है। अगला बात समझिएगा खूब ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। दूसरी, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। यह राष्ट्र के लोगों का वास्तविक आय नहीं होता है, यह किसी भी देश के लोगों का वास्तविक आय नहीं होता है। अब सोचिए अडानी, जैसे हमारे देश में अभी के प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,60,000 के करीब है, थोड़ा ऊपर नीचा हो सकता है, ठीक है ना, तो 1,60,000 करीब है। तो सोचिए कि एक साल का इनकम 1,60,000, अगर महीना की बात करें तो वो लगभग 15,000 से भी कम हुआ, लगभग 13,000 साढ़े 13,000 का महीना पड़ा, ठीक है ना। तो सोचिए कितना लोग ऐसा है आप ही के परिवार का जो आप पढ़ रहे हो, आपके परिवार में एक महीना में 13,000 साढ़े 13,000 महीना कमाता होगा, नहीं, तो ये वास्तविक आय नहीं होता है। अडानी अंबानी उसको 13,000 का क्या 13,000 क्या 13 करोड़ का कोनो वैल्यू है अडानी अंबानी के पास, ठीक है। तो ये समझिए बात को। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या कि फ्लैश लाइट जो है ना मेरा जो है चार्ज कम हो चुका है, इसलिए फ्लैश लाइट बंद हो गया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, बस आराम से है, थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको ख़त्म हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विश्व बैंक क्या किया कि विश्व में पूरे देश का एक प्रति व्यक्ति आय निकाला, ठीक है ना, और इकट्ठा करके देखा है किस देश का आय ज़्यादा है उसको विकसित बोला और जिसका कम था उसको अविकसित बोला, ठीक है ना। तो यानी विश्व बैंक ने विश्व के विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए किस मतलब कि सूचकांक का उपयोग किया, तो प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गधापन है, ठीक है ना। खाली प्रति व्यक्ति आय पर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी देश जो है विकसित है अविकसित है, तो ये विश्व बैंक ने एक गधा वाला काम कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए किसका प्रयोग किया, तो प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब आइए कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं, फैक्ट समझते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है क्या कि वे देश जिनकी 2017 के अनुसार बता रहे हैं प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। अब 12,000 का मतलब सिंपल समझ जाइए कि आप समझिए 12 बटे लगभग 7 लाख 12 बटे 56 लगभग महीना लगभग मान समझिए ना कि 5.5 लाख रुपया, ठीक है ना, कि एक साल में जिसका इनकम 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आया, नहीं 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आया है, 5.5 लाख 6 लाख समझ जाइए, ठीक है ना, उससे अधिक है या उतना है, ठीक है ना, तो समझ जाइए वो क्या है, समृद्ध देश यानी विकसित देश है, ठीक है ना। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $12,056 यानी मतलब मोटा मोटी 5.5 लाख रुपया है, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि वो देश क्या है, विकसित है। वे देश जिनके 2017 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय $955 यानी लगभग 80,000 रुपये मान जाइए, ठीक है ना, लगभग मतलब मानिए ना 8 9 72 75,000 के करीब
आप रुपया मान के चलिए, ठीक है ना। 75,000 80,000 रुपये के करीब प्रति वर्ष या उससे कम हो, उसे हम निम्न आय वाला का देश कहते हैं। यानी वो ऐसा देश जिसकी आय इंडिया में करेंसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 80,000 के करीब या उससे कम है, तो उसे हम लोग अविकसित देश कहते हैं, ठीक है ना। और यूएस डॉलर में देखेंगे तो 955 यूएस डॉलर। भारत का भी प्रति व्यक्ति आय क्या है उसको समझिए थोड़ा सा। करें कि भारत मध्य आय वाला देश है, देश के अंदर आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 के अनुसार 1820 यूएस डॉलर, यानी लगभग 1,56,000 के करीब करीब रुपया, ये आपको 1,50,000 के करीब करीब मान लीजिए, ठीक है ना। ये 2017 के हिसाब से है, तो इसलिए हम लोग मध्य आय वाला आते हैं, ना ज़्यादा है ना कम है, बस समझे कि नहीं, यानी बीच में है हम लोग। इसलिए बीच में है तो इसलिए हम लोग भारत जो है ना एक तरह का विकासशील देश कहलाता है। विकसित नहीं कहलाएगा क्योंकि 12,056 यूएस डॉलर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अविकसित भी नहीं कहलाएगा क्योंकि वो 955 से कम भी नहीं है, ठीक है ना, ऊपर है, इसलिए इसको बीच बिचवा है, इसलिए उसको मध्य मतलब कि आय वाला देश कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए इसको कहेंगे विकासशील देश। आई होप कि इतना इंपॉर्टेंट जो बात है आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना हम रहने देते हैं, नेक्स्ट जो होगा ना मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे भी कि क्या होता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए भाई साहब, ठीक है।